सोचो आपको एक ऐसी सोचो, आपको एक ऐसी स्कॉलरशिप मिल जाए जो आपको फ्री में जापान भेज दे। जो आपका फ्लाइट का फेयर है वो भी वही देंगी। आपको बेस्ट यूनिवर्सिटीज़, बेस्ट कॉलेजेस में पढ़ने का मौका दिया जाएगा। जो आपका रहने का, खाने का खर्चा है उसके लिए आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा। तो मैं बात कर रहा हूँ MEXT स्कॉलरशिप ऑफ जापान, मैक्स स्कॉलरशिप ऑफ जापान, जो जापान की गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। फाइनल में बात करूँ तो इसका मतलब ये होता है कि जो जापान गवर्नमेंट है वो क्या कहते हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे इन्वेस्ट कर रही है। ताकि वो अपनी कंट्री के लिए भी बेनिफिशियल हो जाए, हमारे लिए भी बेनिफिशियल हो, जो उनके म्यूचुअल रिलेशनशिप्स हैं, उसके लिए भी कुछ प्रॉफिटेबल साबित हो, ठीक है? तो मैं स्टेप बाय स्टेप बात करूँगा कि कैसे-कैसे प्रोसीजर होता है, क्या-क्या उसमें कवर होता है, क्या डॉक्यूमेंट्स होता है, कैसे इंटरव्यू होता है, कैसा एग्ज़ाम होता है और कैसे बाकी चीज़ें होती हैं। तो पहले हम बात करेंगे कि मैक्स क्या-क्या कवर करता है। मैक्स कवर करता है आपका 100% ट्यूशन फीस, ठीक है? और आपको मंथली अलाउंस दिया जाएगा और जो जापान आने-जाने का आपका फ्लाइट का फेयर है, वो भी जापान गवर्नमेंट बियर करती है। और जो आपकी लैंग्वेज ट्रेनिंग है, जो आप जैपनीज़ लैंग्वेज वहाँ सीखोगे, जो उसकी ट्यूशन फीस होगी, जो सब कुछ होगा, वो भी आपको फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा। और जो आपको बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाएगा, बेस्ट प्रोफ़ेसर्स आपको दिए जाएँगे आपकी रिसर्च के लिए, आपकी हायर स्टडीज़ के लिए, ठीक है? तो अब नेक्स्ट स्टेप पे बात करें, मैक्स होता है 2 टाइप के स्टूडेंट्स के लिए। एक स्टूडेंट्स जो 12th के बाद जाना चाहते हैं अंडर ग्रेजुएशन करने के लिए और दूसरे स्टूडेंट्स जो मास्टर्स, रिसर्च और पीएचडी करना चाहते हैं। तो पहले बात करते हैं 12th के बाद जो स्टूडेंट जाना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको जो नेशनैलिटी होनी चाहिए, जो आपका सीबीएसई है हमारे इंडिया के अंदर, आपकी जो 9 से 12 तक की है वो ट्रांसक्रिप्ट देखी जाती है। मतलब आपको फर्स्ट टू 12th अपनी कंप्लीट करनी पड़ेगी अपनी कंट्री के अंदर से, ठीक है? और जो चीज़ें होगी आपके लिए कि आपको कोशिश करनी है कि आपके जो 70% है उससे ऊपर मार्क्स होने चाहिए। आपका एक कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है? और फिर बात करते हैं मास्टर्स के लिए। मास्टर्स के लिए आपके पास जो आपके 3 साल की डिग्री हो चाहे 4 साल की डिग्री हो, 4th ईयर की डिग्री हो, आपके पास सबके सारे ट्रांसक्रिप्ट्स होने चाहिए। आप सबके अंदर पास होने चाहिए। ऐसे नहीं है आपकी बैक लगी हुई है लेकिन आपने एट द एंड क्लियर नहीं करा। अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका ग्रेजुएशन का, ठीक है? और आप लोगों को भी बोलना चाहूँगा 7 सीजीपी से ऊपर स्कोर करने की कोशिश करें, ठीक है? फिर हो गया हमारा, बात करते हैं पहले रिसर्च स्टूडेंट्स के लिए जो बैचलर्स के बाद जाना चाहते हैं जापान अपनी रिसर्च करने के लिए। तो उसके लिए आपको क्या-क्या करना पड़ता है, ठीक है? अगर आप जापान जा रहे हो रिसर्च करने के लिए आपके पास एक बेस्ट है, एकदम बिल्कुल बढ़िया सा रिसर्च प्रपोज़ल होना चाहिए। जो आप प्रोफ़ेसर्स को मेल्स करो, जो कि आपका जब पूरा क्राइटेरिया खत्म हो जाएगा ना, इंटरव्यू हो गया, एग्ज़ाम हो गया, एट द एंड जब आपको कॉलेज मिलते हैं तो आपको खुद मेल करने पड़ते हैं कॉलेजेस को, प्रोफ़ेसर्स को कि मैं एडमिशन लेना चाहता हूँ मैक्स के द्वारा आपके पास। तो मैंने अपना जो रिसर्च प्रपोज़ल है आपको सेंड कर रहा हूँ, मेरा रिसर्च टॉपिक ये है। आपका इंटरेस्टिंग रिसर्च प्रपोज़ल होना चाहिए, जो उनको लगे कि बच्चों को सच्ची में आना है पढ़ने के लिए, ठीक है? और लैंग्वेज लर्निंग हो गई, कोशिश करो कि थोड़ा बहुत जैपनीज़ सीख जाओ, जैपनीज़ पढ़ लो, क्योंकि आप जैपनीज़ एक ऐसी लैंग्वेज नहीं है जो आपको लिखनी आनी चाहिए। जैपनीज़ लैंग्वेज होनी चाहिए, आपको बोलनी आनी चाहिए, आप कम्युनिकेट कर पाओ, जैसे आप जॉब करने जा रहे हो वहाँ पे, तो ऐसा है कि आप अपने जो एम्प्लॉयी हो गए, आपके आजू-बाजू के आपके दोस्त लोग हो गए, जो आपके कोऑर्डिनेटर्स हो गए, आपके मैनेजर्स हो गए, आपका हेड हो गया, आप उनसे कम्युनिकेट तो कर पाओ। आप इंग्लिश में बात कर रहे हो, हिंदी में बात कर रहे हो, लेकिन उनको सिर्फ़ जैपनीज़ आती है क्योंकि वो तो क्या कहते हैं ना मान्यता, शुद्ध हिंदी में इसको कहते हैं मान्यता, प्रायोरिटी, वो अपनी लैंग्वेज को देते हैं। अगर आपको स्किल्स नहीं आती वो आपको सिखा देंगे, लेकिन आपको मान्यता देते हैं अपनी जैपनीज़ लैंग्वेज को, तो कोशिश करना कि थोड़ा बहुत जैपनीज़ सीख जाओ, थोड़ा-थोड़ा बोलना सीख जाओ, ठीक है? फिर होगा 12th के स्टूडेंट्स के लिए। तो जब एग्ज़ाम होगा तो 12th के स्टूडेंट्स के लिए बेसिकली ऐसा नहीं है कि मैंडेटरी सबके लिए, लेकिन 12th में मैंडेटरी होता है 12th के बाद। आपको लैंग्वेज टेस्ट देना पड़ेगा। तो आप कोशिश करना कि अगर आप 9वीं 10वीं में हो या 11वीं में हो तो 1 साल पहले से लैंग्वेज सीखना चालू कर दो। क्योंकि समझ रहे हो ना कि आपको अपने आप को सबसे अलग दिखाना है। क्योंकि हज़ारों लाखों की भीड़ होती है मैथ्स के अंदर। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है? 10% 8% इतने ही बच्चे सिलेक्ट होते हैं। ये भी मैंने ज़्यादा बोल दिया, इससे कम ही सिलेक्ट होते हैं क्योंकि बहुत लाखों लोग अप्लाई करते हैं। और क्योंकि यूनिवर्सल है भाई, सबको इस स्कॉलरशिप के बारे में पता है, तो कोशिश करो कि जेपनीज़ सीख जाओ, ठीक है? और आपके जो ट्रांसक्रिप्ट्स होगी उसमें मार्क्स ज़्यादा हों भाई, हद से हद 70% से तो ऊपर कोशिश करो। क्योंकि मेरे कम है तो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे 10th में कम है, तो कोशिश करो कि थोड़े से ज़्यादा मार्क्स लेके आओ। अब जो हो गया, अब नेक्स्ट टॉपिक हो गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या-क्या होता है। आप जिस भी कंट्री में हो, आपकी वहाँ पे 12th तक की स्कूलिंग कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है? आपके पास
जैसे आप इंडिया में रह रहे हो, इंडिया की सिटीज़नशिप होनी चाहिए, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड होना चाहिए, जो आपको नागरिकता दिखाए कि आप भारत देश से ही हो। आपकी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट होनी चाहिए, अगर आप मास्टर करने जा रहे हो, ठीक है? फाइनल ईयर में भी हो सकता है, वो चल जाएगा, ठीक है? आपकी एज लिमिट 35 से कम होनी चाहिए, बेसिकली तो 35 से कम में लोग चले जाते हैं, उससे ऊपर तो क्या ही जाना। और डिसेंट एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए, समझ रहे हो? ऐसा नहीं कि आप फेल-वेल हो रखे हो और आपने कंप्लीट नहीं कर रखा, और आपका बैकग्राउंड क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके पे कोई पुलिस केस चल रहा है, अभी तक केस ही खत्म नहीं हुआ, कंटिन्यू रनिंग में केस है, तो आप नहीं जा सकते बाहर, तो सेफ रहो। और एक अगर आप मास्टर में जा रहे हो, बैचलर्स के बाद रिसर्च करना है, तो भाई एक रिसर्च टॉपिक, बेस्ट टॉपिक होना चाहिए। मेरे पास एक रिसर्च प्रपोज़ल है, मैंने मेल करा था टोक्यो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के एक प्रोफ़ेसर को, ठीक है? तो मैंने उनको बोला कि सर मेरा ऐसे-ऐसे एक रिसर्च प्रपोज़ल है, तो मैंने उनको भेजा, तो मैंने 5-6 प्रोफ़ेसर को मेल करा था, उसमें सिर्फ़ एक प्रोफ़ेसर का अभी तक रिप्लाई आया था, वो भी 2 दिन के अंदर ही रिप्लाई आ गया। मुझे मेल करे हुए कम से कम 15-17 दिन हो गए सारे प्रोफ़ेसर्स को, सिर्फ़ एक ही प्रोफ़ेसर का रिप्लाई आया कि बेटा आपका रिसर्च प्रपोज़ल बहुत अच्छा है। मैंने कहा सर मैं मैथ्स की तैयारी कर रहा हूँ, मैंने मेल में ये लिखा था। तो उन्होंने कहा कि आप मैथ्स दे रहे हो तो अच्छी बात है, मैथ्स क्लियर कर लो तो हो जाएगा। तो आप यूनिवर्सिटी को, हमारे कॉलेजेस को मेल कर देना। तो हम डायरेक्ट एडमिशन तो नहीं लेते हैं, मैं डायरेक्ट एडमिशन नहीं लेता हूँ, आपको यूनिवर्सिटी से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। कॉन्टैक्ट करके अगर आपका हो जाता है, तो फिर हम इस रिसर्च को कंटिन्यू करते हैं। तो उनको मेरा रिसर्च टॉपिक बहुत अच्छा लगा। मैंने उसको अच्छी तरीके से प्रपोज़ल बनाया, मेल अच्छे से लिखा। तो अगर आप मेल भी करते हो ना किसी को, तो चैट जीपीटी का यूज़ करा करो। रिसर्च प्रपोज़ल लिखो, तो अगर आपकी लैंग्वेज अच्छी नहीं है, जैसे मेरी भी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, भाई मैं नहीं बोल पाता, ना इतना लिख पाता, तो भाई एआई टूल्स की हेल्प लो। थोड़ा प्रोफ़ेशनल लगना चाहिए, ऐसा नहीं ना यार बिल्कुल लो क्वालिटी ऑफ चीज़ें लगें। तो थोड़ा अच्छे से लिखो, चैट जीपीटी का यूज़ करो, डीपसीक का यूज़ करो, ग्रॉक यूज़ करो, इतने सारे एआई टूल्स हैं भाई। बस ऐसा नहीं कि कॉपी पेस्ट कर दो, थोड़ा अपना भी डेटा डालना पड़ेगा, अपना भी आइडिया देना पड़ेगा उसके अंदर। आइडिया दो, प्रॉम्प्ट दो, कंप्लीट, काम खत्म, ठीक है? तो अब बात करते हैं प्रोसीजर की, ठीक है? तो प्रोसीजर ये रहता है, अभी जुलाई में मैक्स के निकलेगी, स्कॉलरशिप के फॉर्म निकलेंगे, तो आपको यूनिवर्सिटी जाना, मतलब एम्बेसी की वेबसाइट पे जाना है। क्या कहते हैं, एम्बेसी ऑफ जापान की वेबसाइट पे जाना है। वहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है, उसको प्रिंट कराना है, उसको रिटर्न फिल करना है। फिर आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं मैं आपको बता देता हूँ, जो-जो आपके डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। एक तो आपकी ट्रांसक्रिप्ट्स हो गई, ठीक है? एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट्स होगी, जैसे मेरी अभी मैं हूँ उसमें 3rd ईयर में हूँ, लास्ट सेम के अंदर हूँ। तो मेरे पास जो 6 सेमेस्टर तक की ट्रांसक्रिप्ट्स है, अगर मेरा सर्टिफ़िकेट नहीं आता है उससे पहले, एडमिशन से पहले या प्रोसीजर डॉक्यूमेंट प्रोसीजर से एंड से पहले, तो मेरे पास जो जितने मेरे रिसेंटली रहे हैं सेमेस्टर्स, जिनके रिज़ल्ट आ चुका है, उनकी ट्रांसक्रिप्ट्स को प्रिंट कराना है। उसपे अपने प्रिंसिपल के साइन करवाना है, प्रिंसिपल की स्टैम्प लगवानी है, ठीक है? कलर प्रिंट आउट निकलवा लेना, वो ज़्यादा सही लगता है। उसके बाद उसका एक फ़ोटोकॉपी करा लेना, जब स्टैम्प और साइन हो जाए। फ़ोटोकॉपी बचा के रखना, जिस दिन तुम इंटरव्यू देने जाओगे, शायद वो ज़रूरत पड़ जाए, बाद में ज़रूरत पड़ जाए, क्योंकि एक बार अगर आपके डॉक्यूमेंट जमा हो गए एम्बेसी के अंदर, गलती से ओरिजिनल मत दे देना, बात सुन लो, ओरिजिनल मत दे देना। अगर ओरिजिनल जमा हो गया तो कभी वापसी नहीं मिलेगा वो। तो हर चीज़ की फ़ोटोकॉपी करानी है, आपके और भी डॉक्यूमेंट्स हो गए, जो आपकी सिटीज़नशिप दिखाते हैं, रीजनलशिप दिखाते हैं, उनके भी प्रिंट आउट निकलवा लेना आप, ठीक है? जैसे आपका कंप्लीट हो गया है, जैसे आपकी 12th कंप्लीट हो गई है, लेट्स सपोज़ 12th कंप्लीट हो गई है आपकी, तो आपकी 9th, 10th, 11th, 12th सबका प्रिंट आउट करवाओ, प्रिंसिपल के पास लेके जाओ, साइन करवाओ कि सर मैं ऐसे-ऐसे अप्लाई कर रहा हूँ, बताओ अपना रीज़न, वो नहीं कर रहा तो, कि ऐसे अप्लाई कर रहा हूँ, तो मुझे ट्रांसक्रिप्ट्स की ज़रूरत है, उनसे साइन करवाओ, ठीक है? वो रखो। और अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो, तो आपकी तो डिग्री आ जाएगी, ट्रांसक्रिप्ट्स की आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन वैसे ट्रांसक्रिप्ट्स करा लेना, क्या पता ज़रूरत पड़ जाए यार, बाद में ना करें, तो करा लेना। और सर्टिफ़िकेट भी कोई आप प्रिंट कराना, सर्टिफ़िकेट प्रिंट कराना, सेम वही प्रोसीजर, साइन और स्टैम्प, ठीक है? और एक हो गया एलओआर, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, सबसे बेस्ट चीज़ है ये, सबसे दिक्कत ही यहीं आती है। जो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आप कोशिश करना जितने हायर लेवल से लिखवा सको ना, उतना लिखवाओ। जैसे आप कॉलेज के अंदर हो, तो ट्राई करो एचओडी, जो आपका हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, मैम है, सर से जाओ रिक्वेस्ट करो और भाई करवाओ उनसे, वो कर देते हैं वैसे तो। नहीं तो जाओ प्रिंसिपल के पास कि सर अपना रीज़न बताओ कैसे अप्लाई कर रहा हूँ, तो मुझे एलओआर लिखवाना है प्रिंसिपल सर से, जाओ लिखवाओ उनसे। क्योंकि जितना आप हायर डिपार्टमेंट से लिखवाओगे ना, तो थोड़ा आपको एज मिलती है। ठीक है? ऐसा नहीं कह रहा कि बहुत ही बड़ी एज मिल जाती है, सीधा एडमिशन हो जाएगा कॉलेजेस के अंदर, ऐसा नहीं होगा। बस एक सिम्प्लीफाइड एज मिलती है। और अगर आप स्कूल के अंदर हो, तो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आप ज़्यादातर कोशिश करो प्रिंसिपल से ही लिखवानी है, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल। क्योंकि यार टीचर्स इतने अच्छे नहीं, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल से कोशिश करो, वो लिख देंगे, इतनी कोई दिक्कत नहीं होती। उनको कौन से डेली 10-12 एलओआर लिखने हैं, कौन इतने बच्चे लिखवाते हैं एलओआर, ठीक है? एलओआर हो गया।
फिर एक होता है मेडिकल सर्टिफ़िकेट। आपको पूरा बॉडी चेकअप कराना है, किसी क्लिनिक पे जाके, किसी हॉस्पिटल पे जाके, गवर्नमेंट हॉस्पिटल चले जाना या प्राइवेट हॉस्पिटल चले जाना, वो आपके ऊपर है, आपकी इनकम पे डिपेंड करता है फादर-मदर की। वहाँ पे जाके आपको फुल बॉडी चेकअप कराना है, उसके ऊपर एक सर्टिफ़िकेट बन के आएगा कि आपकी पूरी कंडीशन ठीक है। क्योंकि अगर आप जापान चले जाते हो, अगर आपको कोई हेल्थ इश्यू हो जाए, तो उनके ऊपर कोई टेंशन ना आए, ठीक है? तो ऐसे कोशिश करना कि अपना करवा सको। ऑलमोस्ट ग्रीन ही होना चाहिए, हेल्थ इश्यू मत रखना अपने पास, नहीं तो दिक्कत पड़ सकती है और हेल्थ सर्टिफ़िकेट बनवा लेना टाइम से। और हो गया हमारा सीवी, बेस्ट चीज़ है भाई। स्कूल वालों के लिए तो कुछ नहीं कहूँगा, सीवी में क्या डालने का, थोड़े बहुत स्किल्स डाल सकते हैं और कुछ नहीं डाल सकते, एक्सपीरियंस कुछ नहीं होता। कॉलेज वालों को करते हैं सीवी में दिक्कत, समझ रहे हो? अगर तुमने 1 साल का गैप भी ले लिया ना बीच में, जैसे अगर मेरी इस साल कंप्लीट हो गई, मैं 2027 में अप्लाई करता हूँ, तो 1 साल का गैप हो गया, तो उसके अंदर भाई वो पूछते हैं कि आपने 1 साल क्या करा? कोई इंटर्नशिप करी या कोई वर्क करा या तो कोई जॉब करी या क्या करा? क्या स्किल पे काम करा? ठीक है, तो कोशिश करो कि सीवी बेस्ट बनाओ। जैसे मैंने ऑन ग्राउंड इंटर्नशिप्स कर रखी है, मैंने अभी एक ही करी है, बाकी मैंने एक ऑनलाइन करी है, ठीक है? मेरी एक ऑन ग्राउंड इंटर्नशिप है एनजीओ के अंदर, मैंने 8 मंथ्स एनजीओ में इंटर्न करा, ठीक है? मैंने उसमें बहुत सारे रोल्स में भी काम करा, जिसमें मैं क्या कहते हैं, सोशल मीडिया मैनेज करता था उनका, एनजीओ विज़िट्स करना हो गया, माइक्रोसॉफ्ट क्या कहते हैं, डेटा ट्रांसफ़र का काम हो गया, बहुत सारा मैंने काम करा है एनजीओ के अंदर। और मैंने बहुत सारी स्किल्स डाल रखी हैं उसके अंदर। मैं 8 टू 10 मेरे कोर्सेज़ सर्टिफ़िकेट अपलोड कर रखे हैं मैंने उसके अंदर और अपनी अचीवमेंट्स अपलोड कर रखी हैं, ठीक है? तो अपना सीवी को ब्राइट करो, ठीक है? और एक पासपोर्ट कॉपी, पासपोर्ट जल्दी से जल्दी बनवा लो भाई, क्योंकि एट द एंड नहीं बनता पासपोर्ट में, कभी-कभी ज़्यादा टाइम लग जाता है। जब मैं पासपोर्ट अप्लाई कराने गया था, तो उन्होंने मेरे से बोला था कि आपको मोस्टली 3 महीने लग जाएगा पासपोर्ट बनने में। भाई मैं टेंशन में आ गया था, अचानक से अभी जनवरी में बनवाया मैंने। मैंने कहा 3 महीने यार! पासपोर्ट की डेट आएगी कब? कब पासपोर्ट बन के आएगा? कहीं मेरा डॉक्यूमेंट मैं कर रहा हूँ, कहीं मैं अप्लाई के लिए डेट ना चली जाए। लेकिन मेरा 10-12 दिन में बन के आएगा, थोड़ा पैसे देने पड़े, जो पुलिस वेरिफ़िकेशन करने आता है उसको। हाँ, पुलिस वेरिफ़िकेशन करने तो पैसे दे देना है, ये मेन चीज़ है भाई उस चीज़ की। नहीं करोगे तो भाई वो पेंडिंग में डाल जाते हैं वो पासपोर्ट, ठीक है? वैसे मेजरली 1 महीने में बन के आ जाएगा, मोस्ट टू मोस्ट 1 महीने में बन के आ जाएगा। हुँ, अब रिटन एग्ज़ाम की बात करते हैं। एक रिटन एग्ज़ाम होता है, जैसे आप 12th के बाद जा रहे हो, तो आपका होगा इंग्लिश, मैथ्स और जैपनीज़। इंग्लिश, मैथ्स कंपल्सरी होता है और जैपनीज़ मैंडेटरी नहीं है कि ऐसा आपको देना ही पड़ेगा, लेकिन आप दे दोगे तो आपको एक एजी मिल जाएगी। जिस बच्चे को जैपनीज़ भी आती है तो आपको प्रॉफ़िट ही होगा उस चीज़ से, तो ट्राई करना जैपनीज़ भी कर लेना। अभी 5 महीने 3 हाँ, 3 महीने अभी। 3 महीने में जैपनीज़ सीख जाओगे, तो कोशिश करना जैपनीज़ पढ़ो और जैपनीज़ का भी रिटन एग्ज़ाम दे आना। और जो उनके मोस्ट मेजरली क्वेश्चन्स होते हैं इंटरव्यू के अंदर, और जो उनके मोस्ट मेजरली क्वेश्चन्स होते हैं इंटरव्यू के अंदर, वो 4 क्वेश्चन ही मेन होते हैं। व्हाई जापान? व्हाई दिस इज़ सब्जेक्ट? रिसर्च प्लान और फ्यूचर गोल। भाई इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है, इसमें नहीं कि तुम कहानी बोल दो कुछ भी। ये अच्छे से भाई, अच्छे से प्रिपेयर करना है कि अपने जो आपकी नीश है ना, उससे रिलेट करना चाहिए, आपके बैकग्राउंड है उससे रिलेट करना चाहिए, आपके कॉमर्स बैकग्राउंड से। ऐसे मेरा रिसर्च टॉपिक है, मैं बताना नहीं चाहूँगा यार, कॉपी कर लेंगे लोग। लेकिन जो रिसर्च टॉपिक है, वो आपके बैकग्राउंड से मैच करना चाहिए, आपकी स्किल से मैच करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने साइंस बैकग्राउंड से और मैनेजमेंट का कोई ले लिया टॉपिक, रिसर्च टॉपिक, वो आपके बैकग्राउंड से मैच नहीं कर रहा भाई, आप कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे अच्छे से। क्योंकि आपको बेसिक से पढ़ना पड़ेगा, बहुत टाइम लग जाएगा। तो ट्राई करना आपकी जो नीश है, जो आपकी स्किल से रिलेटेड है, वो टॉपिक लो और उसको प्रपोज़ल भेजो, वही प्रपोज़ल भेजो, ठीक है? और और क्या होता है, मैं आपको पूरा प्रोसीजर अब मैं क्या कहते हैं, लाइन वाइज़ बता देता हूँ। जुलाई से अप्रैल में खुलेगा, मैथ्स का फॉर्म खुलेगा, अप्लाई करना है, डॉक्यूमेंट बनाने हैं सारे के सारे, जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लो पहले से, ये भी फरवरी एंड तक प्रिपेयर कर लो। जब फॉर्म आएगा आपको रिटर्न लिखना है, ठीक है? सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आपको एम्बेसी भेजने हैं। फर्स्ट प्रोसीजर हो गया। फिर जो आपका एग्ज़ाम होता है वो होगा जुलाई के आसपास। हाँ, जुलाई के एग्ज़ाम, रिटन एग्ज़ाम होगा एम्बेसी के अंदर, जो आपकी राज्य की जो भी इंटर्नशिप वो होगी, एम्बेसी। जैसे मैं दिल्ली में, तो मेरी ये है शादीपुर में है, तो मेरी वहाँ पे एम्बेसी, जैपनीज़ एम्बेसी, जापान एम्बेसी, मैं वहाँ जाऊँगा अपना एग्ज़ाम देने के लिए। अगर आप एग्ज़ाम में स्कोर अच्छा कर जाते हो, तो आपका इंटरव्यू मुश्किल से मुश्किल 15 या 20 दिन बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाएगा।
आपका जापान अच्छा मतलब जैपनीज़ लैंग्वेज टेस्ट भी अच्छा नहीं गया और इंग्लिश भी अच्छा नहीं गया, तो आपको नहीं आएगा इंटरव्यू कॉल। तो कोशिश करना है कि अगर जैपनीज़ का अच्छा ना जाए, तो इंग्लिश का हर 100% आए। जितना से जितना 90% से ऊपर मार्क्स स्कोर करना है इंग्लिश के अंदर। बहुत मुश्किल होता है। आप क्या कहते हैं एम्बेसी ऑफ जापान पे जा सकते हो, वहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएँगे। आप देख लेना, उनकी प्रैक्टिस भी कर लेना। ठीक है? इंग्लिश मस्ट प्रिपेयर करो भाई, क्योंकि इंग्लिश वो इंटरव्यू में जब आप जाओगे ना, वो आपसे पूछेंगे, आप किस चीज़ में कंफर्टेबल हो? इंग्लिश लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो या जापानीज़ लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो? तो आप कोशिश करना कि जो अपना जो इंट्रो है, वो जापानीज़ लैंग्वेज में दे दो और उनको बोल दो मैंने जेएलपीटी एन5 का एग्ज़ाम दिया है, क्योंकि मैं भी जेएलपीटी एन5 का एग्ज़ाम दूँगा जुलाई के अंदर, तो कोशिश करना आप भी दे देना। उनको बोल देना मैंने जेएलपीटी एन5 का एग्ज़ाम दिया है, मुझे इतनी-इतनी बेसिक्स जापानीज़ आती है, मैं अपना इंट्रो दे सकता हूँ, थोड़ा कम्युनिकेट कर सकता हूँ। बाकी में जो आगे की कन्वर्सेशन है, हम इंग्लिश में कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है? ये हो गया और फाइनल आंसर मेरा यही रहेगा, ईज़ी नहीं है, यूनिवर्सल कॉम्पिटिशन है। दुनिया भर से लोग भाई कम्पीट करेंगे हम लोगों से, तो कोशिश करो अपने आप को जितना से जितना अलग दिखा सकते हो। क्योंकि मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपना एन5 क्लियर कर लूँ, मेरा रिसर्च टॉपिक बहुत अच्छा है, मेरा क्या कहते हैं सीवी बहुत अच्छा है, डॉक्यूमेंटेशन मेरा कंप्लीट हो जाएगा इस हाँ, मेरा एलओआर सर बनाने वाले हैं, एलओआर मुझे परसों तक मिल जाएगा, एलओआर भी है, मेरा सब कुछ हो गया डॉक्यूमेंट कंप्लीट। बस मेरी एक लैंग्वेज टेस्ट फँस रहा है। लैंग्वेज अगर मैं जेएलपीटी निकाल लेता हूँ, जब फाइनल एट द एंड होता है ना, सितंबर अक्टूबर में आपका डॉक्यूमेंटेशन दोबारा रीचेक होता है, तो उस समय मैं सेंड कर सकता हूँ उसको। उस समय मेल कर दूँगा यूनिवर्सिटीज़ को, मेक्स वालों को मतलब एम्बेसी वालों को कि मेरे पास जेएलपीटी एन5 का भी सर्टिफ़िकेशन है। तो कोशिश करो कि वो क्लियर कर लो, ठीक है? और एट द एंड अब कुछ कहने को नहीं बचा मेरे पास, तो अब मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आप सीरियस हो, तो अभी से भाई तैयारी में लग जाओ। ये फालतू-वालतू के चोचले छोड़ दो, बाहर घूमना-वूमना, थोड़ा-थोड़ा 2-2 घंटे जैपनीज़ पढ़ो, 2-2 घंटे पढ़ो भाई। क्योंकि समझ रहे हो ना हीरागाना, काताकाना, कांजी बहुत सर दर्द है यार। साउंड एक ही है, हमारे संस्कृत वर्ड से ही लिए गए हैं, प्रोनाउंस वैसे ही होते हैं। हमारे लिए बहुत आसान है वैसे प्रोनाउंस करना उन चीज़ों को, लेकिन मुश्किल है भाई, ईज़ी नहीं कहूँगा। कोशिश में लग जाओ, पढ़ने लग जाओ, ठीक है? एट द एंड कहना चाहूँगा मुश्किल है यार, समझ रहे हो कि आपने मेरी वीडियो देख ली या नहीं देखी आपने मेरी वीडियो, तो ईज़ी तो नहीं है, मेहनत करो क्योंकि जापान जाना हर किसी का ड्रीम होता है और इस समय तो भाई बहुत ही ज़्यादा पता कैसे बोलूँ, सब लोगों को पता चल गया है भाई मैथ के बारे में, सब लोग जापान जाना चाहते हैं। तो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करो, सीधा फिर जापान में मिलेंगे क्योंकि यार मैं भी जापान जाना चाहता हूँ, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी बता दूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय, जापान में मिलते हैं।